गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को विशिष्ट बालकों में हमने आपको दृष्टिहीन बालक, श्रवण विकलांग बालक, वाक विकलांग बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक के विषय में समझाया। शिक्षकों के महत्व के विषय में बताया कि इन बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, उनके सहायक युक्तियों यानी तकनीकों के विषय में बताया। आज हम आप लोगों को विशिष्ट बालकों में समस्यात्मक बालक के विषय में बताने जा रहे हैं कि समस्यात्मक बालक होता कैसा है। तो समस्यात्मक बालक वह बालक है जो विद्यालय में आने वाले बालकों में कुछ अलग तरह का दिखता है, अलग प्रकार का होता है। दिखने में वो सामान्य बालक है, दिखने में वो बिल्कुल सामान्य बालक जैसा होता है, लेकिन उसके व्यवहार समस्यात्मक युक्त होते हैं। तो विद्यालय में आने वाले बालकों में कुछ बालकों का व्यवहार समस्याएं उत्पन्न कर देता है, इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। जो भी व्यवहार करते हैं उनमें समस्या उत्पन्न करते हैं, इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है, हमेशा समस्या को उत्पन्न किया होता है, ये हमेशा समस्या ही उत्पन्न करते हैं। और ये प्रत्येक विद्यालय में इस तरह के विद्यार्थी मिलते हैं। विद्यालय में कुछ ऐसे विशिष्ट बालक भी होते हैं जो कक्षा और विद्यालय में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, लेकिन ये बालक, इस तरह के विशिष्ट बालक कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ये बालक शिक्षकों के लिए एक नियमित समस्या बने रहते हैं। समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैलेंटाइन ने कहा, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार में मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार इनको 4 प्रकार में बांटा। पहला अति कुशाग्र, दूसरा अकाल प्रौढ़ बालक, तीसरा पिछड़े बालक और चौथा अपराधी या अपचारी बालक। समस्यात्मक बालक के मन को समझने के लिए, समस्यात्मक बालक के मनोविज्ञान एवं मन को समझने के लिए बच्चों आवश्यक है कि उसके समस्यात्मक व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करके यह निश्चित किया जाए, यह निष्कर्ष निकाला जाए कि उसका कौन सा व्यवहार समस्यात्मक है। केवल देखने से नहीं, उनके व्यवहारों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के आधार पे यह निर्णय लिया जाए कि उनका कौन सा व्यवहार समस्यात्मक है। समस्यात्मक बालक सामान्य बालक से भिन्न होता है। समस्यात्मक बालक सामान्य बालक से भिन्न किसी विशेष वर्ग का, हमने पहले भी कहा कि ये सामान्य बालकों के अनुरूप दिखते हैं। बिल्कुल कक्षा में सामान्य बालक, इनके अंदर कोई भी शारीरिक विकलांगता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनके व्यवहार में इनके व्यवहार में समस्या होती है। तो ये बालकों से भिन्न किसी विशेष वर्ग का सदस्य नहीं होता है। ये
और प्रायः यह देखा गया है और यह पाया भी गया है कि कभी-कभी सामान्य बालक का व्यवहार भी समस्या उत्पन्न कर देता है। जैसे शैशवावस्था और आरंभिक बाल्यावस्था में बालक बहुत शैतानी करते हैं, चंचल होते हैं। बालकों का स्वभाव चंचल होता है। उसका व्यवहार, उसका वह चंचल और शैतानी उसके व्यवहार को समस्यात्मक प्रतीत करता है। लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी शैतानी करना कम हो जाता है और उसका व्यवहार भी अपेक्षाकृत पहले से शांत होने लगता है। इसलिए ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन जो बालक आयु बढ़ने के साथ उनकी शैतानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनके व्यवहार भी अपेक्षाकृत और अत्यधिक उग्र हो जाते हैं, ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने समस्यात्मक बालक के विषय में सूक्ष्म अध्ययन किए और अध्ययन के आधार पे यह निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने ये पाया कि अध्यापकों ने बालकों का कक्षा से भाग जाना, अपराध करना जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना आदि को गंभीर माना। इन विशेषज्ञों का अध्यापक इसको गंभीर मानते हैं, लेकिन इन विशेषज्ञों का विचार है कि इस प्रकार से समस्यात्मक व्यवहार के लक्षण किसी विशेष आयु में ही बालक में दिखाई देते हैं। संभवतः कभी-कभी ऐसा होता है कि वह इनको धीरे धीरे छोड़ भी देते हैं और सामान्य हो जाते हैं। जिनको अध्यापक गंभीर समझते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये व्यवहार जो है, समस्यात्मक व्यवहार के लक्षण किसी विशेष आयु में ही बालक में दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इनको छोड़ देते हैं। अतः इनको इतना गंभीर लक्षण नहीं मानना चाहिए। व्यवहार के उन्हीं लक्षणों को समस्यात्मक माना जाता है जो बालक में समायोजन संबंधी कठिनाई उत्पन्न करते हैं या समायोजन में बाधक सिद्ध होते हैं या अनुकूलन की गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले अति कुशाग्र बुद्धि। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में कैसे आता है। तो बच्चों, प्रतिभाशाली बालक को उनकी प्रतिभा के अनुसार अगर कक्षागत क्रियाओं में कार्य कराया जाता है तो वह सामान्य बालकों से बहुत जल्दी कर लेते हैं। उनको उनके कार्य के अतिरिक्त भी किसी और कार्य में अगर नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, नहीं सक्रियता दिखाई जाती है, सक्रिय किया जाता है, तब वे अपने बचे हुए समय में शैतानियाँ करते हैं, छात्रों को परेशान करते हैं, क्लास में घूमते फिरते हैं। इसलिए अति कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को भी समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। और अति कुशाग्र बालक या प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। इनमें कभी-कभी 180 से 190 बुद्धि लब्धि वाले बालक भी हो सकते हैं। ऐसे बालकों में समायोजन भी एक समस्या होती है, क्योंकि यदि इन्हें मंदबुद्धि बालकों के साथ रख दिया जाता है तो उनमें अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है
और वे विद्यालय के कार्यों से संबंध समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका कार्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अब जो वो विद्यालय के कार्य को समाप्त कर लेते हैं, तब उनका ध्यान कहीं और जाता है, और वह ध्यान उनको बुरी आदतों के वो शिकार हो जाते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे उनकी प्रतिभा अच्छी जगह उपयोग न होकर गलत दिशा में जाने लगती है। उनकी प्रतिभा समाप्त हो जाती है। उनकी आदतों और व्यवहार से माता पिता और अभिभावक चिंतित और परेशान दिखाई देते हैं। उनके सामने यह समस्या होती है कि प्रतिभाशाली बालकों को कहाँ और किस प्रकार समायोजित किया जाए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अत्यधिक तीव्र बुद्धि बालक माता पिता तथा शिक्षकों के सामने प्रायः समस्यात्मक होते हैं, प्रायः समस्या उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य के बाद समय बचता है वह दूसरी जगह लगने लगता है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उनमें शिक्षा प्रदान करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अध्यापक का यह कार्य होता है कि वह पता लगाए कि किस कक्षा में कौन कौन से बालक प्रतिभाशाली हैं, और उनके आधार पे उनके लिए कक्षा की व्यवस्था करें, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करें। प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षा में अपने आप को समायोजित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनकी सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपने विचार दिए कि यदि उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाए तो विद्यालय में ऐसे बालकों को अलग वर्ग बन जाएगा और उनमें अभिमान की भावना आएगी। क्योंकि जब एक कक्षा में सभी प्रतिभाशाली बालक होंगे बच्चों, तो पाठ्यक्रम उनके अनुरूप बनेगा, और वह पाठ्यक्रम उनकी बौद्धिक क्षमता यानी IQ लेवल के अनुसार होगा, और समयानुसार उनको सामान्य तथा कम बुद्धि बालकों से मिलने जुलने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उन्हें सामान्य लोगों के साथ कार्य भी करना है। इन बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में कठिन और विशेष विषयों को स्थान देना चाहिए, ताकि वे अपने विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान अर्जन कर लें। इन बालकों में अगर हम प्रतिभाशाली बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए एक कहावत है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत के आधार पर घर से बाहर या विद्यालय में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर ली जाती है। ये बालक साहित्य, संगीत, कला, गणित, विज्ञान एवं सृजनात्मक लेखन में विशेष रुचि लेते हैं। इनको इनकी रुचि के अनुसार
इनकी सभी क्षेत्रों में रुचि थी, तो उस रुचि के अनुसार इनको इनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक जब इनको इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिलती है, तब वे समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसा परिवेश, इस तरह का परिवेश अगर उनको नहीं मिलता है तो वो समस्या उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रकार आता है बच्चों, अकाल प्रौढ़ बालक। अकाल प्रौढ़ बालक अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेज होते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेज होते हैं, अर्थात जब वे 9 साल के होते हैं तो 12 साल के बालकों के समान दिखाई देते हैं। किंतु जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, धीरे धीरे आगे चलकर वे सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे प्रकार का जो बालक होता है वह पिछड़े बालक भी समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। किंतु सभी ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार के दृष्टिकोण के आधार पे ही हम उनको समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। कभी कभी पिछड़े बालक जो होते हैं वे अपने व्यवहार के दृष्टिकोण से असाधारण भी होते हैं और असाधारण नहीं भी होते हैं। अपराधी बालक, अपराधी बालकों का व्यवहार विलक्षण ढंग का होता है। जैसे नाम से ही अर्थ का संबोधन हो रहा है बच्चा, अपराधी बालक जो अपनी उम्र से कम उम्र में ही अपराध की ओर बढ़ जाता है। प्रायः ऐसे बालक असामाजिक और अवांछित व्यवहार करते हैं। अधिकांशतः इस प्रकार के बालकों को भी समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है बच्चों कि समस्यात्मक बालकों का कोई वर्ग विशेष नहीं होता है कि किसी एक वर्ग विशेष से ही समस्यात्मक बालक है। किसी भी क्षेत्र से ये बालक आ सकते हैं। यदि देखा जाए तो सभी बालक थोड़ी बहुत मात्रा में समस्या उत्पन्न करते हैं, किंतु पूर्ण रूप से समस्यात्मक बालकों का व्यवहार साधारण बालकों से बिल्कुल भिन्न होता है। व्यवहार और गुणों के आधार पर समस्यात्मक बालकों के कुछ प्रकार बताए गए हैं। अभी हमने आपको वर्ग के आधार पर बताया। समस्यात्मक बालकों को वर्ग के आधार पर 4 प्रकार में किया गया है: अति कुशाग्र बुद्धि बालक, अकाल प्रौढ़ बालक, पिछड़े बालक, अपराधी या अपचारी बालक। अब इनके व्यवहार के आधार पर, इनके व्यवहार, स्वभाव एवं गुणों के आधार पे समस्यात्मक बालकों के व्यवहारों के विषय में जब सूक्ष्म अनुसंधान किए गए और उनके लक्षणों के आधार पे उनके प्रकार को बताया गया, जिसमें सबसे पहला है चोरी करने वाला बालक। चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, क्रोध व झगड़ा करने वाला बालक, विद्यालय से भाग जाने वाला बालक, छोटे बालकों को
तंग करने वाला बालक, भयभीत करने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, अन्य सामाजिक व अनैतिक कार्य करने वाले बालक। इस प्रकार से बच्चों समस्यात्मक व्यवहार के जो भी लक्षण इन बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, गृह कार्य न करना, छोटे बालकों को तंग करना, कक्षा में देर से आना या विद्यालय से भाग जाना आदि, तो सबसे पहले हमें इसके कारण का पता करना होगा कि बच्चों के इस व्यवहार का कारण क्या है। तो इसका कारण है असुरक्षा की भावना। अगर बाल्यावस्था में माता पिता बच्चों पे समय नहीं देते हैं, उनको बाल्यावस्था में प्रेम और स्नेह से वंचित रहते हैं, माता पिता का अलग रहना, झगड़ा करना, पारिवारिक माहौल का दूषित होना उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करता है। अत्यधिक प्यार या कठोर अनुशासन। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज़्यादा प्यार देने लगते हैं। उनको हमेशा भय रहता है कि कहीं बच्चा चोट न लग जाए, तो ज़रूरत से ज़्यादा उनका केयर यानी ध्यान देना, उनका प्यार करना उनके व्यवहार को बदलता है। अब प्यार में बच्चे ने जिद कर दिया तो जिद में उसकी मांगों को पूरा करना, इससे बच्चे के अंदर जिद की भावना आती है। वो चीज़ों को फेंकना, तोड़ना, चिल्लाने के माध्यम से अपने जिद को पूरा करना चाहता है, जिससे उसके अंदर ये भावना आती है। और कई बार माता पिता का कठोर अनुशासन भी बच्चों के अंदर समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करता है। तो दोनों प्रकार के माता पिता होते हैं। एक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो अनुशासन नहीं कर पाते हैं, और दूसरे हैं वह इतना अनुशासन करते हैं कि बच्चा जो है उस अनुशासन में अपने आप को दबा हुआ, सहमा हुआ पाता है। उसकी जो बाल क्रियाएं हैं वो प्रकट नहीं होती हैं। घर में नहीं प्रकट होंगी तो वो बाहर प्रकट करेगा। तो अत्यधिक प्यार या कठोर अनुशासन भी समस्यात्मक व्यवहार का कारण है। आवश्यकताएं पूरी न होना। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। आवश्यकताओं के पूरा नहीं हो पाने पर वह चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी न किसी तरीके से वह अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बालक होते हैं। वो दूसरे बच्चों को खिलौने से खेलते देखते हैं, दूसरे बच्चों को नए कपड़े पहनते देखते हैं, दूसरे बच्चों को घूमते देखते हैं अच्छे विद्यालय में। उनकी भी इच्छा इसके लिए होती है, वो अपने माता पिता से इसकी डिमांड करते हैं, और जब पूरा नहीं हो पाता है तो उसके लिए वह चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब सीख लेते हैं। साहस की भावना और दूसरों का अनुकरण करना। कभी कभी बालक जो है अपने दोस्तों के साथ अपने साहस को दिखाने के लिए गलत कार्य कर जाता है, जिसकी उसको समझ नहीं होती है, और वह जब उसकी ये आदत हो जाती है, आदतजन्य वो साहसपूर्ण कार्य करने लगता है, तो गलत कार्य करता है और उसके व्यवहार में समस्या उत्पन्न होने लगती है। और दूसरों का अनुकरण करना। बालक अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। अब उनके आसपास का परिवेश कैसा है, उनके घर का परिवेश कैसा है, घर में माता पिता, भाई बहन, अभिभावकगण, पास पड़ोसी, इन सब का भी
बालकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय, दोस्त, क्यों? क्योंकि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। तो अनुकरण के द्वारा अगर उन्होंने देखा कि माता पिता ने किसी बात पे उनसे झूठ बोला, जैसे ये वो घर में रहते हुए भी कई बार अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता कह देते हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूँ। यह क्या है? बच्चों के अंदर झूठ डाला गया। बड़े परिवार में बच्चे पल रहे हैं तो माता क्या करती है? बच्चों को जो चीज़ें खाने को देती है वो कहती है दूसरे न देखें, इसी घर में चुप कर खा लो। इससे उसके अंदर क्या होता है? चोरी की भावना उत्पन्न होती है। ये क्या है? ये अनुकरण के माध्यम से सीखा हुआ है। इन सभी कारणों से भी बच्चों के अंदर समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमें समस्यात्मक व्यवहार के कारण को ढूंढना होगा और कारण के द्वारा ही उन समस्याओं के समाधान को खोजना होगा। समस्या के समाधान में क्या है? सबसे पहले माता पिता को परिवार में सुख शांति बनाए रखना है। बालकों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार, सहयोग की भावना, एक दोस्त की तरह बातचीत करना, समय अनुसार अनुशासन करना, अत्यधिक अनुशासन का प्रयोग नहीं करना, मारना पीटना नहीं, उनके साथ झूठ नहीं बोलना, जो वो व्यवहार करते हों वह संतुलित व्यवहार हो। इसके साथ साथ उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और बालक के साहस को सही रास्ते पर मार्गांतरित करना, बालक को नैतिकतापूर्ण कहानियों को सुनाना, उनके अर्थों को बताना, उनको समय देना, जिससे कि उनका ध्यान दूसरी तरफ न जाने पाए। इस तरीके से बालक के अंदर से इन गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। झूठ बोलना अक्सर आपने देखा होगा, अपने जीवन काल में भी, अपने घरों में भी, आसपास पड़ोस में भी, अपने दोस्तों में भी यह अनुभव किया होगा कि प्रायः खेल में आनंद लेने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अपने वर्तमान दौर जो है वो स्टेटस मेंटेनेंस का दौर है। इस दौर में लोग अपनी वास्तविक जिंदगी को नहीं जीते हैं, जो है उसको वो नहीं दिखाते हैं, उसके परे की दुनिया दिखाते हैं। इस दिखावे के कारण वो झूठ बोलने लगते हैं। अपनी गलतियों को, उनसे कोई गलती हो गई, उसको ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती होगी, वो झूठ बोल देंगे, उसका आरोपण दूसरे पे लगा देते हैं। तथा मानसिक ग्रंथियों का शिकार, कई बार वह अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने में जो व्यवहार उनका है वैसा व्यवहार, जो व्यवहार उनका घर में है वैसा व्यवहार वह बाहर नहीं करते हैं, विद्यालय में नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से दोहरा व्यक्तित्व वो जीने लगते हैं और वो झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं। इसके भी कारण का पता करना चाहिए। बालक बार बार झूठ क्यों बोलता है, इसका कारण क्या है, किस कारण से वह झूठ बोलता है। उसके लिए बच्चों उनके साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है तथा अप्रत्यक्ष दंड देना है। उन्हें गलत और सही का ज्ञान कराना है। उन्हें उनके दोष को स्वीकार कराना है। उन्हें यह बताना है कि एक झूठ बोलने, एक सच को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं, उससे अच्छा है कि एक सच बता दीजिए। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और सच बताने पर आपकी गलती होते हुए भी आपको दंड नहीं दिया जाएगा।
आपको पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सच का साथ दिया। इस तरह के प्रेरणा स्रोत स्नेह और सहयोग के माध्यम से, उनको निर्देशन के माध्यम से, उनको सलाह देकर, उनको समझाकर उनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गृह कार्य न करना। कभी कभी बालक गृह कार्य नहीं करते हैं, इससे शिक्षकों के सामने समस्या उत्पन्न होती है। बालकों में एक स्वाभाविक सी आदत होती है कि वह अपना गृह कार्य स्वयं नहीं करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका गृह कार्य उनके अभिभावक कर दें या उनके बड़े भाई बहन कर दें, या गृह कार्य के समय वह पेट दर्द है, बुखार है, कई तरह के बहाने करते हैं और विद्यालय जाते हैं तो बिना गृह कार्य किए हुए जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उन्हें उपयुक्त अवसर, सुविधा एवं वातावरण प्रदान करें, जिससे कि अन्य व्यवहारों के लिए जो अन्य व्यवहार समस्याएं उत्पन्न करते हैं वो उत्पन्न न हो। उनके लिए मनोवैज्ञानिक उपायों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना चाहिए। अपराधी बालकों से संबंधित व्यवहारगत समस्याओं एवं निराकरण के लिए सबसे पहले पता करना चाहिए कि बालक ने बाल्यावस्था में अपराध क्यों किया। उसके कारण का पता करना चाहिए। बालक के पारिवारिक वातावरण का, विद्यालयी वातावरण का, उसके दोस्तों के विषय में पता करना चाहिए कि अपराध का कारण क्या है। इसके उपरांत अपराध के कारणों को जानने के पश्चात ही उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर यह समस्या उत्पन्न न हो। समस्यात्मक बालक बनने के कारण, समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने के निम्नलिखित कारण होते हैं बच्चों। सबसे पहला, वंशानुक्रम। कुछ बालकों में वंशानुक्रम के कारण ऐसे संस्कार आते हैं और वे इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। आपको यह पता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। तो इसी तरीके से किसी के परिवार में अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसके माता पिता में से कोई अपराधी है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई न कोई होगा। मूल प्रवृत्तियों का दमन। कई बार ऐसा होता है कि बालकों की मूल प्रवृत्तियों को माता पिता प्रकट नहीं होने देते हैं। उनको डांट कर, मार कर दमन कर देते हैं। अब मूल प्रवृत्तियों के दमन से उनमें भावना ग्रंथियां पड़ जाती हैं। फलस्वरूप वे असामाजिक व्यवहार करते हैं। शारीरिक दोष के कारण भी वह ऐसा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके ऊपर हंसते हैं। कई बार आप देखिए, विकलांग व्यक्ति जिसके पास एक आँख है, एक आँख से काना है, जो बहरा है, दिमाग उसका चल रहा है, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया, माता पिता ने उसके साथ प्रेम और स्नेह के साथ व्यवहार नहीं किया। इन कारणों की वजह से वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके साथ साथ वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस व्यवहार के लिए। यदि घर, विद्यालय और समाज का वातावरण, उनके आसपास का परिवेश दूषित होगा, चाहे विद्यालय में उनके दोस्त इस स्वभाव के हों, चाहे परिवार में कोई एक सदस्य हो जिसको बच्चा देखता हो, या पास पड़ोस का हो, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह इन व्यवहारों को देखता है, सुनता है, समझता है, और फिर वह बालक
इस प्रकार के अवांछित व्यवहार करने लगते हैं। इसके साथ साथ माता पिता व शिक्षकों का व्यवहार, कई बार बालक के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना। माता पिता अपने ही बच्चों में मतभेद करने लगते हैं, विभेद करने लगते हैं। एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एक बच्चे को बिल्कुल भी, बार बार उनको तिरस्कृत करना, बार बार उनको डांटना, पीटना, झल्लाना, अपने गुस्सा, अपने निराशा, अपनी असफलता का कारण बच्चों को समझना, जिसके कारण बालकों में ये भावना उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाना भी इस समस्या का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ पारिवारिक वातावरण, यदि परिवार में माता पिता, भाई बहन या अन्य सदस्य आपस में सदा लड़ते झगड़ते रहते हैं या अशांति मचाए रहते हैं, तब भी बालक का इस पर प्रभाव पड़ता है। प्रायः ऐसे घरों में जहाँ विमाता होती हैं या माता पिता में से किसी एक का देहांत हो जाता है, ऐसी स्थितियों में बच्चों की परवरिश संतुलित ढंग से नहीं होता, उनके साथ व्यवहार सही नहीं होता, उनको स्नेह एवं प्यार से वो वंचित रहते हैं। ऐसी स्थिति में समस्यात्मक बालक पाए जाते हैं। घर के दूषित वातावरण के कारण बने समस्यात्मक बालकों के अनेकों उदाहरण हैं। जब बच्चे को प्यार नहीं मिलेगा, उसको डांट मिलती है, मारपीट मिलता है, तो वो घर से भागने लगता है, और जब वो घर से भागता है तो गलत संगत में जाता है, जिससे वह चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल न जाकर सिनेमा गृहों या सड़कों पर घूमना, पान की दुकानों पर खड़े होना, फिल्मी गाने सुनना, लड़ना झगड़ना, या यहाँ तक कि गलत संगत में आके वह अपराध भी करने लगता है। ये सभी गुण उनमें दिखाई आने लगते हैं। इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा का अभाव। पहले संयुक्त परिवार होता था, माता पिता के बाद बच्चे दादा दादी के पास बैठते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे, उनसे महापुरुषों की कहानियाँ सुनते थे, उनसे जो नैतिक ज्ञान मिलता था उससे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता था। वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा के अभाव से बालक दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। सांवेगिक दोष, उचित वातावरण के अभाव में, आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में बालक में अनेक प्रकार के सांवेगिक परिवर्तन होते हैं। वह सांवेगिक परिवर्तन सकारात्मक सांवेगिक परिवर्तन न होकर नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं, जिससे बालकों में मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक व्यवहार का जन्म होता है, जिसके कारण उनके व्यवहार समस्यात्मक हो जाते हैं। तो समस्यात्मक व्यवहार, निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि समस्यात्मक व्यवहार के प्रमुख कारण वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले समस्यात्मक बालकों के माता पिता को उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार प्रकट करना चाहिए। इसके साथ साथ उनको समझाना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, जिससे कि जब माता पिता समय देने लगते हैं तो बच्चे का कुछ समय तक ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता है। इसके साथ साथ बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई दोष आ जाए तो उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कराना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए, साइकोथेरेपी कराना चाहिए, मनोचिकित्सा कराना चाहिए, जिससे कि उनके ये दोष दूर हो जाए। माता पिता एवं अध्यापक को
का यह कर्तव्य होता है कि बालक को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन दे तथा अच्छे कार्य करने पे उन्हें पुरस्कार दे, जिससे कि बच्चे को गलत कार्य की तरफ ध्यान न जाए। जब उसके एक सच बोलने पर आप उनको प्रोत्साहित करती हैं, पुरस्कार देती हैं, तो उस बच्चे को बल मिलता है कि सच बोलने पे डांट मिलती है, लेकिन झूठ बोलने पे डांट मिलती है, और सच बोलने पर माता पिता प्यार भी करते हैं और पुरस्कार भी देते हैं, जिससे वह सच की ओर उन्मुख होंगे। उन्हें नैतिक शिक्षा, महापुरुषों की कहानियाँ सुनानी चाहिए, उनके जीवनी को बताना चाहिए, उनके उपलब्धियों को उन्हें नैतिक ज्ञान से अवगत कराते रहना चाहिए। घर से बाहर बच्चा किसके साथ मिलता है, किसके साथ उठता बैठता है, उसके खेलने वाले दोस्त कैसे हैं, उनकी संगति पर माता पिता उनको बिना बताए नज़र रखें, जिससे कि गलत संगति में बच्चा न पड़े। इसके साथ साथ उन्हें मनोरंजन का उपयुक्त एवं उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। बालकों को अधिक जेब खर्च नहीं देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जेब खर्च भी न देना अनुचित है। समय अनुसार उनकी आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों के अनुरूप उनको जेब खर्च देना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक पैसे उनको नहीं देना चाहिए। विद्यालय और परिवार में सहयोग स्थापित करना आवश्यक होता है। अध्यापकों का व्यवहार आदेशपूर्ण नहीं होना चाहिए, अध्यापकों का व्यवहार सलाहपूर्ण होना चाहिए। समय अनुसार अनुशासन और समय अनुसार प्यार। शिक्षण विधि, जब शिक्षण विधि का प्रयोग करें तो उसमें मनोरंजन होनी चाहिए, क्योंकि एक जैसा क्लास में एक साथ अध्यापक अगर क्लास में जाता है और अपनी पूरी कक्षा के दौरान वह केवल विषय पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, तो वह कक्षा नीरस हो जाता है, और नीरसता के अभाव में नीरसता की वजह से बच्चा का ध्यान दूसरी तरफ जाने लगता है। वह कक्षा उसके लिए उबाऊ हो जाती है। वह टीचर अध्यापक के पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए शिक्षण विधि मनोरंजक पूर्ण होनी चाहिए। बीच बीच में बच्चों से पढ़ाते समय संवाद करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का ध्यान कक्षा में बने रहे, वह उबाऊ न हो। नहीं तो अगर कक्षा निरस्तापूर्ण हो जाती है तो बालक कक्षा में आना नहीं चाहते हैं और वह कक्षा से बाहर घूमने लगते हैं या स्कूल से भाग जाते हैं। इसलिए कक्षा का निरस्तापूर्ण होना बालकों को गलत व्यवहार की ओर ले जाता है। पाठ्यक्रम संतुलित होना चाहिए ताकि बालकों पर बोझ ना हो। पाठ्यक्रमांतर क्रियाओं जैसे पिकनिक, भ्रमण, स्काउटिंग, खेलकूद, नाटक, संगीत प्रतियोगिता आदि के द्वारा समस्यात्मक व्यवहार को रोका जा सकता है, और इन क्रियाओं के द्वारा उनके अंदर पठन पाठन की क्षमता भी विकसित की जाती है। बालकों में आत्मानुशासन की भावना जागृत करने के लिए उन्हें कुछ उत्तरदायित्वों को सौंपना चाहिए। उन्हें विद्यालय के कुछ कार्यक्रम एवं क्रियाओं में भाग लेना और उन कार्यों को करने के उत्तरदायित्वों को सौंपना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना आए, आत्मानुशासन की भावना आए। विद्यालय में शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार का निर्देशन बालकों को समयानुसार मिलते रहना चाहिए, जिससे कि बालक को अपने विषय में, अपने शैक्षिक विषयों में, अपने पाठ्यक्रम के विषयों में, अपने व्यक्तिगत विषयों में के साथ साथ व्यावसायिक विषयों की भी जानकारी मिले, जिससे कि उनके आगे भविष्य की ओर वह उन्मुख हो सके। इस प्रकार से समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।